हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी के अलग अलग सवाल होते हैं, सबके अपने डाउट्स होते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको, और इन्वेस्टमेंट की टाइप्स क्या क्या होती हैं। उसके अलावा कि आपके लिए ये चीज़ बेटर है या नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कुछ चाहते हैं कि अपने सेविंग्स अकाउंट में ही रहने दें, कुछ चाहते हैं कि वो एफडी करें, कुछ चाहते हैं कि सुकन्या अकाउंट में इन्वेस्ट करें, एनपीएस करें, प्रोविडेंट फंड में डालें अपने। तो इस तरह के सारे पास में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे अगर बात करी जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आपकी जो सैलरी है, सपोज करो कि आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, और आप यूं सोच रहे हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपके पास में सपोज करो कि कोई ना कोई पहले से लाइबिलिटीज हैं, सपोज आपके पास में एक होम लोन है, एक आपके पास में कार लोन है, एक आपके पास में पर्सनल लोन है, सपोज ये तीन आपके पास में क्या है, लाइबिलिटीज। आपके रोज के जो है घर के खर्चे जो है उनको छोड़ के आपके पास में ये तीन लाइबिलिटीज हैं जिनकी ईएमआई आपको पे करनी ही करनी है। सपोज कि होम लोन की ईएमआई आपकी 20,000, कार लोन की ईएमआई आपके पास में 9,000, पर्सनल लोन की ईएमआई आपके पास में 8,000। अगर आपके पास में इस तरीके से चीजें डिवाइडेड हैं तो आपने पहले ही जो आपकी सैलरी के हिसाब से आपको लोन, या फिर अब मैं यूं कहूं कि लाइबिलिटीज जो है रखनी चाहिए थी, वो आपने पहले ही ओवर कर दी है। जो भी आपकी सैलरी होती है उसका आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 35% आपको लाइबिलिटीज में डालना चाहिए। आई मीन टू से कि आपको कोई भी लोन वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। लोन आपको तभी लो आप, जैसे सपोज करो आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो आपको मैक्सिमम 35K का ही आपको ईएमआई बनाने चाहिए, मैक्सिमम है। इसके अलावा आपने इससे बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, ठीक है। वैसे तो आपके लिए 30K बहुत रहता है, लेकिन 35K भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चलो आपने ये चीज बना ली है, सपोज करो आपने इसको 35K तक ही रखा है सपोज, तो फिर उसके बाद में आप ये सोच रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि सपोज करो आपके पास में ये 35K ही है, ठीक है। तो आपके पास में क्या बचा, 65K आपके पास में हर महीने बच रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको घर का खर्च भी अपना अपना चलाना है, अपने घर का खर्चा भी होगा उसमें आपका। उसके अलावा आपको उसमें बच्चों की फीस भी होएगी, और आपका कोई भी है, आपका ग्रोसरी आइटम है, ठीक है। तो आपने ये सब चीजों का ध्यान रखना है इसी 65,000 में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि जितनी आपके पास में लाइबिलिटीज है, सपोज करो 35,000 की आपके पास में लाइबिलिटीज है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। मतलब कि 6 मंथ्स तक के लिए आपको कम से कम नहीं तो आपके पास में बैकअप होना चाहिए। तो 35 के हिसाब से 2,10,000 रुपए, ठीक है, इतना आपके पास में सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए। ये अमाउंट आपके पास में सेविंग्स अकाउंट में एनी टाइम पड़ी होनी चाहिए। कल को कोई मिसहैपनिंग होती है, आपको पता चलता है कि आप जॉब नहीं कर पाओगे आने वाले कुछ महीनों में, तो कम से कम आपकी ईएमआई जो है वो बंद नहीं होंगी, वो आपकी सेफ रहेगी, चलती रहेगी। उसके बाद में आपने, अगर आपके पास में ये अमाउंट जुड़ गया है तो फिर उसके बाद में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए अपने मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर में। जो भी आप लोग जॉब करते हैं और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंडर में नहीं आता है, गवर्नमेंट स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए अपनी पूरी फैमिली के लिए। उसके लिए चाहे आपके 10,000 लगे, 20 लगे या 30,000 लगे, जो भी आपके पास में अमाउंट उसके लगेगी एनुअली, वो आपने पे करनी है। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस ये होता है कि आपको कोई भी मिस हैपनिंग हो गई सपोज करो, तो आपके पास में एक इंश्योरेंस होना चाहिए कि जो उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस उठा सके। मेडिकल ऐसी चीजें होती हैं, कई बार आपकी जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो सब खत्म कर देती है जब कभी भी आप बीमार पड़ते हो। तो कोई मान लो आपका कोई भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई बीमारी हो जाती है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उस केस में आपको ऐसा हो जाता है कई बार कि लाखों रुपए हो जाते हैं खर्च उसमें। तो इसलिए कम से कम आपके पास में इतना तो होना चाहिए कि
आपके पास में एटलीस्ट 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें आपने कर ली हैं, तब उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास में एक बड़ी रकम है, तो आप सबसे पहले आप चाहो तो जा सकते हो, या तो अगर आपके पास में एक ठीक ठाक रकम है तो आप मैं बोलूंगा जैसे कि मान लो सपोज 10 लाख या उससे ऊपर की अमाउंट है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास में दो ऑप्शन हैं मेजर। या तो आप इन्वेस्ट करिए लैंड में, या फिर प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको, या फिर आपके रियल जो नॉर्मल टर्म्स में रियल एस्टेट बोलते हैं इसको। या तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। अब स्टॉक मार्केट में के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता है, तो आप चाहो तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके आप चाहो तो आप एसआईपी कर सकते हो अपनी, ठीक है, मंथली एसआईपी। कोई से भी यहाँ पे आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, और भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी एसआईपी चल रही है ऑलरेडी, और अच्छे खासे रिटर्न वो लोग दे रहे हैं। अराउंड 15 to 20% के रिटर्न एनुअली आपको दे देते हैं ऑन एन एवरेज। तो आप चाहो तो वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये है कि मुझे सेविंग्स अकाउंट में रखना है, सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ आपको ये अमाउंट ही रखनी है, बाकी की अमाउंट जो है आप सेविंग्स अकाउंट में मत रखिए, क्योंकि वो आपको हार्डली 3 या 3.5% आपको इंटरेस्ट देते हैं बस। उससे बढ़िया आप चाहो तो आप रेकरिंग डिपॉजिट, जिसे कि आप बोलते हैं आरडी, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका मंथली आपका जो है इसमें एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप चाहो तो आरडी अपनी करवा सकते हो, या फिर आप एसआईपी करवा सकते हो। इसके अलावा जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, एक होता है आपके पास में ऑप्शन, सपोज करो कि आपने सुना होगा एनपीएस के बारे में। जिनके भी पास में ये ऑप्शंस नहीं है कि उनके पीएफ कटते हो, तो उनको एनपीएस यूज करना चाहिए। एनपीएस स्कीम जो है उसको इंप्लीमेंट करो अपने में। 50,000 इसकी एक एनुअल आपका हिसाब किताब आता है, आपको वन टाइम पे करना पड़ता है। इसमें एक साल में एक बार पे करना पड़ेगा 50 के डायरेक्टली, ठीक है। और ये आपका इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होती हैं वो आप नेट पे चेक कर सकते हैं। तो एनपीएस आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है, सपोज करो कि एफडी के ऊपर में आप एफडी भी करवा सकते हैं। एफडी भी ठीक ऑप्शन है, 8% तक का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन आपको एफडी करवानी चाहिए पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस आपको रिटर्न देता है 8% का। बाकी जगह जो है आपको अगर आप एफडी करवाते हैं, बैंक में करवाते हैं, तो आपको 5.5, 5.75 या 6% ही मिलेगा एट मैक्सिमम एफडी में। तो इसलिए आप पोस्ट ऑफिस से ही करवाएं एफडी। इसके अलावा अगर आप यूं सोच रहे हैं कि आपको कोई और चीजों में इन्वेस्टमेंट करनी है, सपोज करो कि कोई भी ब्याज पे देने किसी को पैसे, आजकल ये स्कीम भी बहुत है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से हमारे चले आ रही है। तो उन चीजों में देखो ये आपका अपना रिस्क है पर्सनल, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से कभी भी रिस्क लें। तो आप इन सब चीजों को इग्नोर ही करें, इन सब चीजों को अवॉइड करें इस तरह से इन्वेस्टमेंट या फिर अर्निंग के बारे में। तो जो भी मेरे भाई हैं जिनकी बेटियां हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सुकन्या अकाउंट अपनी बच्ची का खुलवाएं। जिनकी बेटियां अभी पैदा हुई हैं, या फिर 1 या 2 साल की हैं, या 5 साल से कम की हैं, तो वो सुकन्या अकाउंट उनका खुलवा सकते हैं जब तक उनकी एज 15 ईयर्स होगी। सपोज करो मेरा कोई भाई है, उसकी बेटी की उम्र है 3 साल, ठीक है, तो अगर वो आज अकाउंट खुलवाता है तो वो अगले 12 साल तक और भरेगा, क्योंकि 3 और 12 15 होता है। 15 साल तक ही आपको भरना है, तो भाई मेरा 12 साल तक ही भर सकता है। उसके बाद में 6 साल जो है उसको वेट करना पड़ेगा, 6 ईयर्स का। जब आपकी बेटी हो जाएगी 21 ईयर्स की, उसके बाद में वो बेटी आपकी जो है वो पैसा निकाल सकती है, आप पैसा नहीं निकाल सकते हो तो भी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस थे आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा कोई अपने जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें मैंने आपको बता दिया है, आपको उतना ही रखना चाहिए अमाउंट जितना आपके लिए, आपकी ईएमआईज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके खुद के रोज के जो भी खर्चे हैं उनके लिए जरूरी है, बस उतना ही अमाउंट आपको सेविंग्स में रखना चाहिए। बाकी सेविंग्स अकाउंट में पैसे ना रखें अपने, उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। पैसा आपका बढ़ेगा तभी आप कुछ और भी कर पाएंगे, कहीं और भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ सेव कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए आप कुछ कर पाएंगे।
तो इस तरीके से आप सेविंग्स प्लान बना सकते हैं। मैथ्स हम जो पढ़ाते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए मैंने आज आपको ये वीडियो बना के बताई है। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई डाउट हो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। प्लीज जो भी अगर किसी के डाउट हो कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए बस यहीं तक था, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।